हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज का एग्ज़ाम का आंसर बताने के लिए जा रहे हैं। आप लोग मैच कर लें। तो चलो, बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सेट बी ले रखे हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग सेट बी का कर रहे हैं, आप इनसे मैच कर लीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा मात्रक किसका होता है? ऊर्जा का। निम्नलिखित में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है? लेंज का नियम। ठीक है बच्चों, चलो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं और थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। जब एमीटर को संट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो संट के लिए हम लोग क्या जानते हैं? अ, हम लोग जानते हैं इसकी माप सीमा वृद्धि बराबर S/N-1। तो जैसे ही संट करते हैं तो इसकी माप सीमा बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, तो इसकी माप सीमा बढ़ जाती है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? इसकी माप सीमा बढ़ जाती है। चुंबकशीलता का बीमा क्या होता है? M L² T के पावर -2 A के पावर -2 या I के पावर -2। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 का 1। 5 में बोलता है कि √μ0/ε0 का मात्रक होता है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये फाइनल आंसर किस में आ जाता है बाबू? ओम में आ जाता है। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। आगे है किसी चलकुंडी गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो सुग्राहिता या संवेदनशीलता क्या होगी? तो देखो बच्चों, गैल्वेनोमीटर के बारे में क्या जानते हैं? सी थीटा बराबर NI/A/B, हम पढ़ा रखे हैं बच्चों इसको। तो θ/I, ये धारा सुग्राहिता, NAB/C, इसको क्या पढ़ते हैं? धारा सुग्राहिता। धारा सुग्राहिता, धारा सुग्राहिता, सुग्राहिता और धारा सेंसिटिविटी। ठीक है बच्चों, और यही हमसे पूछा गया है। धारा सुग्राहिता क्या होगा? किसका सीधा समानुपाती होता है? फेरों की संख्या का। मतलब फेरों की संख्या बढ़ेगा तो धारा सुग्राहिता भी बढ़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है बढ़ जाती है सुग्राहिता। फेरों की संख्या बढ़ाने से, फेरों की संख्या बढ़ाने से धारा सुग्राहिता बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उदासीन बिंदु किसे कहते हैं? चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक होता है, अगर दोनों बराबर हो जाए जिस बिंदु पर, उस बिंदु को हम लोग उदासीन बिंदु कहते हैं। तो इस केस में हो जाएगा B बराबर BH। B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और BH पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है, क्षैतिज कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10 एम्पियर है और हमसे क्या पूछा गया है? इसका वर्ग मूल माध्य धारा। तो IRMS पूछा गया है। IRMS, IRMS बराबर होता है I0/√2। जब इसको डिवाइड करते हैं, I0 बोल दो शिखर धारा, तो ये होता है 0.707 I0 होता है। और शिखर धारा दे रखा है हम लोग के सवाल में 10। तो जैसे इसको रखेंगे 0.70 इंटू 10 रख देंगे एम्पियर, तो ये हो जाएगा 7.07 एम्पियर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें बच्चों? तो इसमें हो जाएगा अपना बी नंबर ऑप्शन, 7.07 एम्पियर। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। प्योरली इंडक्टिव सर्किट का पूछ रहा है, पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर जो होता है बाबू, पावर फैक्टर जो होता है, पावर फैक्टर जो हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा। अब प्योरली इंडक्टिव होता है तो इसके लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है इसका। इसके लिए हम लोग बात करते हैं, इसके लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका हो जाता है, ठीक है चलो देख लो। इसका जो होता है पावर फैक्टर, पावर फैक्टर बराबर होता है कॉस थीटा। अब प्योरली इंडक्टिव है, प्योरली इंडक्टिव में कॉस थीटा का वैल्यू आ जाता है कितना बच्चों? कॉस थीटा का वैल्यू आ जाता है 90। फेज डिफरेंस 90 होता है प्योरली इंडक्टिव में, पेड़कीय में। तो कॉस कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का मान 0। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 0। ठीक है, इसमें आ जाओ। केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज, धारा एवं वोल्टेज के बीच कालांतर होता है। तो कौन सा है? केवल धारतीय, धारतीय मतलब धारित, संधारित, संधारित में फेज डिफरेंस होता है कितना? माइनस में π/2 होता है, तो फेज डिफरेंस π/2 होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 90 डिग्री। ठीक है, अनुनाद की स्थिति में LC परिपथ की आवृत्ति होती है। तो अनुनाद का कंडीशन है XL बराबर XC, दोनों को जब करते हैं तो ओमेगा का मान आ जाता है 1/√LC आ जाता है। तो इसको सॉरी,
ओमेगा का वैल्यू निकाल लेंगे, उससे आवृत्ति निकालेंगे, तो आवृत्ति का फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 पाई रूट अंडर 1/1/LC आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है अपने पास, कौन सा ट्रांसफार्मर है? स्टेप अप। स्टेप अप में क्या होता है? सेकेंडरी का वोल्टेज ज़्यादा, सेकेंडरी का वोल्टेज ज़्यादा तो करंट कम। तो यही पूछा गया, धारा का मान होता है प्राथमिक की तुलना में कम हो जाता है। क्या हो जाएगा? प्राथमिक में धारा कम हो जाती है। ठीक है, चलो। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बना होता है हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच होता है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण दे रखा है कितना? 30 डिग्री। तो इसमें जब हम लोग निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे, तो जैसे एक माध्यम से जा रहा है निर्वात में, तो निर्वात में जा रहा है तो इस तरह से प्रकाश जा रहा है 90 डिग्री पर, तो इसका अपवर्तनांक है मीडियम का ट्यू, निर्वात का है 1 और इसका वैल्यू दे रखा है 1। ये निर्वात है, निर्वात का अपवर्तनांक को हम लोग क्या मान लेंगे? 90 डिग्री है। इसका अपवर्तनांक को μ1 और निर्वात का अपवर्तनांक हम जानते हैं कि 1 होता है। तो और ये वैल्यू दे रखा है 30 डिग्री। ये क्रांतिक कोण होता है थीटा सी, इसी को बोलते हैं थीटा सी। तो हम लोग क्या जानते हैं? μ2/μ1 बराबर 1/sin सी हो जाता है। sin सी का मतलब 30 डिग्री, तो हम sin सी को रख देंगे sin 30 डिग्री और μ2 को रहने देंगे, मीडियम का है, μ1 का मान 1 होता है, तो sin 30 का मान हो जाएगा 1/2। तो अपवर्तनांक कितना निकल जाएगा? इसका 2 निकल जाएगा। हमसे पूछा है इसका वेग, तो v बराबर पूछा है वेग इन मीडियम, तो क्या लिख देंगे? c/अपवर्तनांक होता है मीडियम का, मतलब μ2 को लिख देंगे μ2 का, तो c का मान होता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड बटे 2 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 × 10⁻8, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका। तो हम लोग इसमें क्या कर लेंगे? इसका ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे। ठीक है, लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान 1 से बहुत बड़ा होता है बच्चों, ग्रेटर देन 1 होता है। तो इसमें लगा देंगे ग्रेटर देन 1 लगा देंगे। चलो, R1 R2 R3 प्रतिरोध जो है किस क्रम में? सीरीज में है बच्चों। तो करंट फ्लोइंग थ्रू इच रेसिस्टर इज, मतलब सभी प्रतिरोध से जो धारा बहती है समान रूप से बहती है, तो धारा का मान क्या होता है? समान हो जाता है। धारा घनत्व का क्या पूछा जा रहा है? मात्रक पूछा जा रहा है। तो धारा घनत्व का मात्रक पूछ रहा है, तो धारा घनत्व का फॉर्मूला होता है जे बराबर I/A। आई का मतलब धारा एम्पियर है, तो एम्पियर में लगा देंगे। ए का मतलब क्षेत्रफल, तो मीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों इसका? तो अगर इसका ऑप्शन देखने का प्रयास करेंगे हम लोग, तो एम्पियर वर्ग मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? तो 16 हो गया, 17 हो गया। चलते हैं 18 पर। 18 में किसी चालक तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और उस पर ऊपर लगाई गए विभवांतर को स्थिर रखा जाए, तो इलेक्ट्रॉनों का अपवाहन वेग नहीं होता है बच्चों, संवहन वेग होता है। ठीक है, संवहन वेग हो जाएगा तो आधा हो जाता है बच्चों, हाफ हो जाता है। ठीक है, तो हाफ हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। धारा वहन करने वाली परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। धारा मतलब जिस परिनालिका में धारा हो, जैसे ये परिनालिका है। ठीक है, ये परिनालिका है, इसमें करंट जा रहा है। ठीक है, करंट जा रहा है, तो इस तरह से करंट जा रहा है, मान लो इस तरह से करंट जा रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? इस तरह से चला जाएगा बी। तो इसका अक्ष जो होता है परिनालिका का, ये जो अक्ष होगा, अक्ष के क्या जा रहा है? ये अक्ष के समानांतर चला जाता है ये। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें? अक्ष के समानांतर लिख देंगे बाबू, कोई दिक्कत इसमें? अक्ष के समानांतर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ा जाए तो चलो आते हैं 20 में। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है? जनरेटर विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, तो चलो अगला देखते हैं। एक परिनालिका का स्वप्रेरक निर्भर करता है, परिनालिका की लंबाई पर भी निर्भर करता है और फेरों की संख्या पे, या प्रत्येकांक लंबाई के फेरों की संख्या पर भी निर्भर करता है। तो प्रत्येकांक लंबाई इसके माध्यम में बहने वाली धारा पर नहीं हो सकता है, प्रत्येकांक लंबाई और परिनालिका। तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो जाएगा। चलो अगला चलते हैं। दो समान धन आवेशित बिंदु जिनमें प्रत्येक पर 1 कूलम आवेश है, 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा गया, तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा, देखो स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे ये बात में ध्यान रखना। तो यू बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, होता है Q1 गुना Q2 बटे R
आर होता है। तो इसमें रख देंगे आवेश, प्रत्येक आवेश 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम, इसका वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। इसका मान रख देंगे 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम का मतलब हो गया 1 गुना 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, और दूसरा भी है 1 माइक्रोकूलम, 1 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम बटे आर का मान है 1 मीटर। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9 ये सब घट के आएगा, 12 में से 9 गया तो क्या बचेगा -3, और ये हो जाएगा किस में, जूल में। कौन सा ऑप्शन, सी नंबर देखने के लिए मिल रहा है। तो जब सी नंबर ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है तो हम लोग सी में ऑप्शन लगा देंगे, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा होता है। धारिता मतलब सी का हमसे मात्रक पूछा जा रहा है बच्चों। तो देखो हमको हमसे पूछा गया किसके बारे में, सी के बारे में पूछा गया है, तो हम लोग सी के बारे में बताएंगे। इसमें देख रहे हैं, ठीक है। इसका सी बराबर क्या होता है, क्यू बटे भी। क्यू का मतलब क्या होता है, क्यू का मतलब होता है आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलम, भी मतलब वोल्टेज। तो कूलम पर वोल्ट, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है इसमें, हम लोग को ये जो है ऑप्शन डी दिख रहा है। क्लियर है बच्चों। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं 23 के बाद आ जाते हैं 24 पर। संधारित्र की धारिता निर्भर करती है, तो प्लेट की आकृति पर भी निर्भर करती है, प्लेट के आकार पर भी निर्भर करती है, प्लेटों के आवेशों पर, आवेश पर निर्भर नहीं करती है। फार्मूला सी बराबर क्यू बटे भी तो होता है, लेकिन ये जब हम इससे डेरिवेशन करते हैं किसी भी संधारित्र के लिए तो चार्ज ये कैंसिल हो जाता है, तो वहाँ पे नहीं करता है। तो याद रखना ये आवेशों, प्लेट के आवेशों पर निर्भर नहीं करता है, इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ये निर्भर किस पर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, इस बात का ध्यान देना। ठीक है। किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युतीय क्षेत्र होता है, हमेशा सतह के लंबवत होता है। अगर साइड होगा तो उस पर एक धारा सेटअप हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, जो कि नहीं हो सकता है। हम लोग थ्योरी में पढ़ते हैं इसको। चलो आगे चलते हैं। किसी चालक को बाह्य विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का क्षेत्र होगा, तो विद्युतीय चालक के अंदर चुंबकीय विद्युतीय क्षेत्र क्या हो जाता है, हमेशा शून्य हो जाता है। विपरीत चिन्ह वाले दो बिंदु आवेशों के लिए कौन सा कथन सत्य होता है। स्थिति ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है, स्थिति ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है, स्थिति जो धनात्मक ऋणात्मक और शून्य होती है। देखो स्थिति ऊर्जा का जब हमेशा ऑप्शन में स्थिति ऊर्जा बोल रहा है, तो स्थिति ऊर्जा बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। तो देखो दो बिंदु आवेशों, कैसा, विपरीत चिन्ह वाला। तो एक मान लो प्लस है Q1 और दूसरा है क्या, दूसरा है अपने पास -Q2। तो दोनों विपरीत आवेश का है और दूरी r कर देंगे, तो जब भी इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये किस में आएगा, हमेशा माइनस में आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है। तो चलो 28 में आ जाते हैं। गॉस का नियम कहता है किसी बंद सतह से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स। तो देखो गॉस का नियम क्या कहता है बाबू, कि फ्लक्स जो होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। मतलब फ्लक्स किसका सीधा समानुपाती होता है, आवेश का सीधा समानुपाती होता है। इसका यही ना होगा, तो आवेश का सीधा समानुपाती होता है। कौन सा ऑप्शन लगा सकते हैं बाबू, संलग्न आवेश का समानुपाती होता है। ठीक है। अब देखो 29 नंबर का भी एकदम आसान है सवाल। समतुल फोकस दूरी का फॉर्मूला बता रखे हैं कि समतुल फोकस दूरी 1/f, f को समतुल फोकस दूरी कहते हैं, तो 1/f1 प्लस 1/f2। जब इसको और सही से हल कर लेंगे तो f बराबर होता है f1 f2 बटे f1 प्लस f2 होता है। तो दोनों की फोकस दूरी f समान है और संपर्क में रखा गया, तो f की जगह भी f हो जाएगा, इसके जगह भी f हो जाएगा, f प्लस f, तो ऊपर हो जाएगा f गुना f, अब बटे कितना हो जाएगा 2f। तो f से f कट गया तो कितना बचेगा, f/2। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है इसमें, तो इसमें हम लोग को ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर इसमें हमको सी दिख गया है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आ जाओ। उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर दिया हुआ है, तो क्षमता दे रखा है मतलब पावर दे रखा है +2 डायोप्टर, और डायोप्टर का P का मतलब होता है 1/f, पावर फोकस दूरी का आधा होता है, +2 है डायोप्टर का मतलब हो जाता है +2 डायोप्टर, डायोप्टर का मतलब मीटर का पावर -1। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो मीटर नीचे चला जाएगा। तो मीटर नीचे चला गया तो क्या लिख सकते हैं, बता दो इसको। 2 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर, 2 से कट जाएगा, कितना मरते हैं 50 मरते हैं में। तो f बराबर कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसके लिए, इसके लिए जो अपना जो ऑप्शन आएगा 50 सेंटीमीटर, बी नंबर आ जाएगा। ठीक है। सॉरी इसमें बी नंबर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन विपथन को कम करने के लिए लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन होता है, अवर्णक संयोग से होता है। ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। 32 में आ जाओ।
एक उत्तल लेंस को किसी द्रव में डुबाया जाता है, द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस से पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर, दोनों का द्रव का भी और लेंस का भी अपवर्तनांक बराबर है। तो फोकस दूरी का फॉर्मूला हम लोग क्या पर रखे हुए हैं, तो फोकस दूरी का फॉर्मूला पर रखे हैं 1/f बराबर μ2/μ1 -1 इंटू 1/r1 - 1/r2। अब देखो ये दोनों बराबर है तो कट जाएगा, कट के कितना आएगा 1 आएगा, 1 में से 1 गया तो ये क्या आएगा 0, 0 से गुना होगा तो ये सब 0, तो 1/f। तो f का मान निकालना चाहते हैं तो बताओ f का मान क्या हो जाएगा, तो 1/0, 1/0 मतलब अनंत। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, इसका ऑप्शन हो जाएगा तो शून्य नहीं अनंत होती है। साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं किसके कारण, व्यतिकरण के कारण, इंटरफेरेंस के कारण। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है, ध्वनि तरंग को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो चलो आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आ जाओ, एक व्यक्ति जिसको +2 डायोप्टर क्षमता का एक चश्मा लेंस प्रयोग करता है तो उसकी दृष्टि दोष है, तो बाबू इसको पढ़ा रखे हैं। तो पावर जो उसको लगा है +2 डायोप्टर, प्लस लग गया मतलब उसको कौन सा क्या है, उत्तल लेंस में प्लस होती है, तो ये उत्तल लेंस को बता रहा है। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस किस में लगता है, दूर दृष्टि दोष में, दूर उसे दूर दृष्टि दोष में। क्लियर है बच्चों, हम पढ़ा रखे हैं, कई बार इसको समझा रखे हैं, अच्छे तरीका से इसको बता रखे हैं। तो कौन सा हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष, हाइपरमाइट्रोपिया। क्लियर है, चलो अब आते हैं, इसका हम सॉल्यूशन बता दिए थे। अब किसकी बारी है, अब हम लोग बात करेंगे 36 का। देखो समस्थानिक क्या होता है, जैसे मान लो अपने पास x भी है और y भी है, ये z है, ये a1 है, ये z है, ये z है। जैसे हम ले लेते हैं कार्बन 6 और 12 है और कार्बन 6 और 14 है, तो देखो ये z तो समान हो जाता है, z समान हो गया, ये a1 है, ये a2, अलग अलग। देखो इसमें जिसका z समान हो जाए मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान हो जाए और न्यूट्रॉन अलग अलग हो जाए, तो इसमें किसकी संख्या अलग अलग होती है बाबू, इसमें जो हो जाती है प्रोटॉन की संख्या नहीं, न्यूट्रॉनों की संख्या के अंतर के कारण। मुख्य अंतर क्या होता है इसमें, न्यूट्रॉन का अंतर है दोनों में। ठीक है, तो चलो अगला में आते हैं, रेडियोधर्मी क्षय क्षय का प्रकार नहीं है, अल्फा किरण नाभिक के टूटने से होता है, रेडियो एक्टिव है, बीटा किरण रेडियो एक्टिव है, गामा किरण रेडियो एक्टिव है, लेकिन म्यूऑन क्षय नहीं होता है। ठीक है, किसी के नाभिक से टूटने से म्यूऑन नहीं निकलती है, तो इसलिए म्यूऑन हो जाएगा। अब देखो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करके बताते हैं। 500 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाले एक फोटोन की ऊर्जा क्या होगी, तो फोटोन की ऊर्जा होती है E बराबर hc/λ। सबको जब रखेंगे तो इससे जो वैल्यू आता है 3.97 इंटू 10⁻⁻19 जूल आता है। ठीक है बच्चों, तो लगभग में हम लोग इसको क्या मार लेंगे 4, इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकता है। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे ना तो ये आएगा 3.97 इंटू 10⁻⁻19 जूल आएगा, जो इससे तुम निकाल कर बना सकता है। ठीक है, 38 के बाद आ जाओ 39, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य प्रकाश में नहीं पड़ती है। वो कितना बार तो क्लास में चिल्ला चिल्ला के बता रखे थे, बाल्मर हम बता भी रखे थे, वीवीआई में है, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बाल्मर ही तो लाइट में आता है, सनलाइट में जाता है, तो बाल्मर श्रेणी होगा बाबू। क्लियर है, निम्नलिखित में से कौन सा आवेश रहित है, कितना बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, अल्फा पे देखो, अल्फा पे +2 चार्ज, बीटा पर -1 चार्ज, प्रोटॉन पे +1 चार्ज, फोटोन आवेश रहित कण होते हैं, करवा भी रखे ऑब्जेक्टिव क्लास में। एक्सरे है, तो एक्सरे कौन सा होता है, विद्युतीय चुंबकीय तरंग होता है, याद रखिएगा, एक्सरे विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। एक एमयू कई बार तो हम लोग कैलकुलेशन करके बता रखे हैं, एक एमयू में कितना होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये तो अपना बेसिक कर रखे थे, फार्मूला बना रखे थे, इसी से सब तो कैलकुलेट कर रखे थे, याद आ रहा है। चलो अब आते हैं 43 में। 43 में क्या कहता है, 100 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र में 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, तो उसमें संचित ऊर्जा, तो ऊर्जा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, U बराबर स्मॉल u हाफ CV²। तो हाफ रहने दो, C का मतलब कितना माइक्रोफैराड है, 100 माइक्रोफैराड है, 100 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 फैराड इंटू वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट है, तो 100 वोल्ट का होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये 4 2 6, 6 से 6 कट जाएगा, ये सब से सब कट जाएगा, कितना बचेगा 1/2 जूल। 1/2 जूल कौन सा ऑप्शन आ गया, देख लो बच्चों कौन सा आ गया, 0.5 जूल। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला बोलता है निम्नलिखित में से वोल्ट मीटर किसका मात्रक है, पढ़ा रखे हैं बाबू। E बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, E बराबर जानते हैं,
ई बराबर जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर भी बटे एम होता है, सॉरी भी बटे डी होता है, बीच की दूरी, वोल्ट बटे मीटर। तो इसी को लिखते हैं वोल्ट मीटर के पावर -1, वोल्ट मीटर -1 है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, विद्युतीय क्षेत्र हो जाएगा। और बता दो इसमें क्या होगा, इसमें बोल रहा है कि वैद्युत चालन में इलेक्ट्रॉन से मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाहन वेग यानी संवहन वेग और वेग भी और चालक के सिरों के बीच का विभवांतर भी के बीच संबंध है, भी सीधा अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा अनुक्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। 45 के बाद 46 पे चलते हैं बच्चों। अब एक चालक का वोल्टेज V और धारा I के बीच एक सरल रेखा ग्राफ है। तो V और I के बीच में V और I के बीच में जो ग्राफ चल रहा है वो एक सरल रेखा चल रहा है, और y अक्ष जो I को दर्शाता है, y अक्ष जो है I को दर्शाता है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। और y अक्ष जो थीटा कोण बनाती है, y अक्ष क्या कितना कोण बनाती है, y अक्ष से थीटा बनाती है, थीटा कोण बनाती है। चालक का प्रतिरोध क्या होगा, तो बउआ इसको मिला दो और tan थीटा बराबर बता दो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब, लंब तो ये है V बटे आधार I हो जाएगा। V बटे I को तो R कहते हैं, तो ओम का नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर आई आर। तो R बराबर क्या हो जाएगा, देख लो V बटे I, तो V बटे I को R कहेंगे, तो मतलब R क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो इसमें पूछा गया प्रतिरोध क्या होगा, तो प्रतिरोध किसके बराबर होगा, tan थीटा के बराबर होगा। विद्युत परिपथ की शक्ति बउआ पर रखा है, विद्युत परिपथ की शक्ति जो होती है 47 का देख लो बाबू, परिपथ की शक्ति होती है आई स्क्वायर आर या भी स्क्वायर बटे आर या भी आई। देख लो इसमें से कौन सा ऑप्शन लग रहा है, भी स्क्वायर आर, भी स्क्वायर बटे आर, कौन सा ऑप्शन लग गया इसमें, इसमें अपना लोग का ऑप्शन दिख रहा है कि ये ऑप्शन लग रहा है, ये वाला। क्लियर है, कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ जाते हैं। ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है, घटता है बच्चों, कम होता जाता है। क्यों कम होता जाता है, ये थ्योरी में हम लोग पढ़ रखे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध व्यक्त कर सकते हैं रो एल बटे ए से, आर बराबर रो एल बटे ए, पहला ऑप्शन। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलिकॉन में बोरन को अशुद्ध के रूप में मिलाया जाता है तो परिणामी पदार्थ होता है। अब मान लो इसमें बोरन मिलाते हैं, बोरन में ट्राइवेलेंट है, त्रिसंयोजक है, त्रिसंयोजक से पी टाइप बनते हैं। तो कौन सा टाइप बनेगा, पी टाइप। अच्छा पी टाइप, पी प्रकार का चालक नहीं, सेमीकंडक्टर अर्धचालक। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बच्चों। क्लियर, बात समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो ये हो जाएगा पी टाइप हो जाएगा, याद रखना। एन टाइप, एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश होता है, एन से निगेटिव मतलब अल्पसंख्यक आवेश वाहक। तो देखो मेजॉरिटी चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन होता है, तो जब मेजर चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है तो माइनर चार्ज होगा होल के कारण होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, होल सही आंसर होगा इसका। ठीक है, 51 के बाद आ जाओ 52। कौन सा लॉजिक गेट तब ही सही निगमन देता है जब निवेशी भिन्न हो, जॉर गेट बच्चों। जॉर गेट ऐसा गेट है जो इस तरह का बिहेव करता है। पस अभिनत डायोड में होता है। रिवर्स बायस में कौन कौन सा होता है, एक होता है जेनर डायोड, एक होता है फोटो डायोड, दोनों होता है ए और सी। तो इसका ऑप्शन कौन सा लग जाएगा, डी नंबर बच्चों। तो चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नैंड गेट होता है नॉट प्लस एंड, नॉट का मतलब बार लगा होगा, तो बार लगा हुआ एक पर और बी पर, या ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा। और एंड का मतलब होता है डॉट, और का मतलब होता है प्लस। तो डॉट वाला कौन सा है, ये वाला है। तो आंसर ये हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर, फाइबर ऑप्टिकल संचार में किस प्रकार के तरंग का उपयोग करता है, तो ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के सिद्धांत पे काम करता है, और प्रकाश एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग है, इसलिए ऑप्टिकल फाइबर भी किस तरंग पे काम करेगा, विद्युतीय चुंबकीय तरंग पे काम करेगा। ठीक है, टीवी प्रसार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्ति का यूज किया जाता है, याद रखना 30 से 300 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का उपयोग किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। दो आवेश की बीच की दूरी क्या कर दी गई है, आधी कर दी गई है, और उनके एक आवेश को भी आधा कर दिया, एक आवेश, दोनों को नहीं, तो दोनों के बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा, तो F बराबर फॉर्मूला
डायरेक्ट लगा दो, सीधा समानुपाती है Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। तो तुम देखना, आप एक आवेश को आधा कर दिया गया, तो एक आवेश को आधा कर दिया, दूसरा आवेश में कोई फर्क नहीं किया, दूसरा आवेश 1 ही रहने दिए, बीच की दूरी आधी कर दी गई है तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, तो 2 दूनी 4 ऊपर चला जाएगा, तो सीधा समानुपाती 4 बटे 2 आ जाएगा। तो कट के कितना आ जाएगा, ये कट के ये सीधा समानुपाती 2 आएगा। तो बल कितना सीधा समानुपाती हो गया, कितना का, 2 का हो गया, तो मतलब 2 गुना हो गया बल। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को इसमें, तो ये 2 गुना हो गया। चलो, एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर भी के अधीन विराम से त्वरित करने के लिए इनकी चाल होगी रूट अंडर भी हो जाता है, भी का समानुपाती हो जाता है। चलो आते हैं, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है, 1.76। याद रखना बच्चों, इसका विशिष्ट आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश जो होता है 1.76 गुना 10⁻11 कूलम पर केजी होता है। ऑप्शन मिला लो, कितना है, 1.76, 1.67 नहीं, 66 नहीं, 1.66 नहीं बच्चों, 1.8, हाँ लगभग भी इसको क्या लिखा जा सकता है, 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। तो देख लो कौन सा ऑप्शन होगा, 1.8 10⁻90 नहीं, 10⁻11 कूलम पर केजी। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें बच्चों, तो इसमें ऑप्शन सही है सी नंबर। क्लियर है, तो चलो, संधारित्र के समानांतर संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सी राशि समान रहती है, समानांतर क्रम में विभवांतर समान रहती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, विभवांतर समान हो जाएगा बच्चों। करेक्ट है, चले आगे, तो चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब ये 60 हो गया, 61 पे चल रहे हैं। तो 61 में वायु में 2 धनावेश के बीच में प्रावैद्युत पदार्थ रख देने से इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या हो जाता है, माध्यम में बल की मान घट जाती है, तो ये मान घट जाएगा। क्लियर है, चलो अब आ जाओ इस पे, 62 पे फिर से एक न्यूमेरिकल आ गया है, तो चलो हम देखते हैं और बनाते हैं। तो देखो क्या दे रखा है, 0.2 माइक्रोकूलम का 2 बराबर तथा विपरीत आवेश के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो देखो अपना लोग क्या जानते हैं, कि अपना लोग जानते हैं कि द्विध्रुवन आघूर्ण क्या पूछा गया है, तो वैद्युत द्विध्रुवन आघूर्ण, तो P बराबर हमसे पूछा गया है, मतलब P हमसे पूछ रहा है, तो P बराबर कैसे निकलेगा, हम लोग जानते हैं Q गुना बीच की दूरी, बीच की दूरी को A कहते हैं या D कहते हैं, जो भी कह दो, D कह दिए। तो Q का मान कितना है, देख लो 0.2 माइक्रो 10⁻⁻6 कूलम, और डी का मतलब कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, लेकिन एसआई में निकालना है हमको सबको मीटर में, तो वह बदल दो इसको मीटर में, तो 10⁻⁻6 गुना 3 सेंटीमीटर के बदले क्या हो जाएगा, यहाँ 100 मीटर, ऊपर जाएगा तो -8, ये मल्टीप्लाई होगा तो 0.6 गुना 10⁻⁸ ये कूलम था और ये मीटर था, कूलम मीटर। मिला ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, बस समझ में आ रहा है ना, मिला लो इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, बताओ कौन सा ऑप्शन मिला। पहला ऑप्शन 6.0 कूलम मीटर, नहीं। दूसरा 6.0 गुना 10⁻⁸ कूलम मीटर, नहीं। 12.0 कूलम मीटर, नहीं। डी में इतना, नहीं बाबू, क्वेश्चन गलत दे दिया, मोई मोई कर दिया क्वेश्चन ने, ठीक है, बोर्ड ने मोई मोई करवा दिया हम लोग को, बाबू क्वेश्चन गलत है, अब बताओ क्या होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन सही नहीं है किसी में। हाँ ये तब सही होता, ये ऑप्शन तब सही होता जब यहाँ 2 माइक्रोकूलम होता, तो 3 दूना 6 हो जाता, तब ये ऑप्शन सही होता, लेकिन है नहीं बउआ, ये भी ऑप्शन नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, 62 मोई मोई कर दिया है बाबू हम लोग के साथ, ठीक है। बोर्ड को इस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है, इस तरह का छोटी मोटी घटनाएं को दूर करें, ठीक है बच्चों। देखा ना, मोए मोए हो गया बीच में अपना लोग के साथ। चलो आगे बढ़ जाते हैं, 63। अच्छा 63 में समझने का प्रयास करो क्या बोल रहा है। एक बंद पृष्ठ के अंदर भीतर n वैद्युत द्विध्रुवन है, तो एक अपना बंद पृष्ठ है, ऐसा एक द्विध्रुवन है, ठीक है, -q + q, फिर से एक और द्विध्रुवन है -q + q, और एक और द्विध्रुवन है इस तरह से -q + q, और एक कितनी संख्या में ये है, n संख्या में, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कि कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, इससे गुजरने वाला फाई कितना होगा, तो फाई बराबर क्या जानते हैं, Q/ε0। अच्छा Q कितना हो जाएगा, कुल ये टोटल होता है, ये क्या होता है, टोटल चार्ज बटे ε0। अच्छा टोटल चार्ज -q + q 0, इसका भी 0, इसका भी 0, सबका 0, n रहे पेन रहे कुछ भी रहे, सबका 0 हो जाएगा बउआ, ये 0/ε0 मतलब 0 हो गया, फ्लक्स 0, तो कौन सा ऑप्शन मिल गया बाबू, बता दो जल्दी से, 0, डी नंबर। क्लियर है, चलो
समान आयाम एवं समान तरंगदैर्घ्य की दो प्रकाश तरंगदैर्घ्य आरोपित की जाती है। परिणामी तरंग परिणामी तरंग का आयाम महत्तम होगा जब उनके बीच का कालांतर क्या होता है, शून्य होता है। तो चलो ये हो गया 64। अब आते हैं अपना लोग 65 में आते हैं। ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल और ध्रुवण तल के बीच का कोण होता है 90 डिग्री होता है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युतीय चुंबकीय तरंग नहीं है? तो गामा किरण, एक्सरे किरण, अवरक्त किरण, ये है अल्फा किरणें विद्युतीय चुंबकीय तरंग नहीं है बच्चों। चलो अगला पे आते हैं। द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युतीय चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर करती है, निर्भर नहीं करती है। तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है, तीव्रता पे नहीं करती है, आवृत्ति पे करती है। इसका ये ऑप्शन हो जाएगा, तीव्रता पर नहीं करती है। ठीक है बच्चों, चलो आगे आ जाओ। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना आरोपित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा क्या होती है? प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज कर जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज कर जाएगा तो नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज कर जाने से करंट इंक्रीज कर जाती है, तो प्रकाश विद्युत धारा क्या हो जाती है, बढ़ती है। ठीक है, 68। 69 में आ जाओ। किसी गतिमान कण से संबंधित डी ब्रोगली का नियम होता है। अच्छा, डी ब्रोगली का क्या जानते हैं? संवेग। संवेग बराबर क्या होता है, H/m भी होता है। यही होता है बच्चों। तो ये होता है, तो देखो किससे संबंधित है, द्रव्यमान पे संबंधित है, संवेग पर भी संबंधित है, वेग पर भी। लेकिन क्या चीज ऐसा है जिस पर ये संबंधित नहीं है? तो एक हो जाएगा इसका कौन सा ऑप्शन, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन होगा, हम लोग अगर बात करें तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आवेश पर। किस पर निर्भर नहीं करती है, आवेश पर निर्भर नहीं करती है। अच्छा, फोटोन का गतिज द्रव्यमान देखना बाबू, अब ये वाला 70 का लास्ट क्वेश्चन है, ये 70 नंबर। फोटोन की गतिज द्रव्यमान का सूत्र होता है, चलो डेरिवेशन करके दिखाते हैं। तो फोटोन की गतिज ऊर्जा क्या होती है, E बराबर एच न्यू। ये इसके अनुसार, आइंस्टाइन के अनुसार से फोटोन की ऊर्जा क्यों क्या होगी, क्योंकि गतिमान वस्तु का एनर्जी उसी से द्रव्यमान उसी से निकाल सकते हैं। तो आइंस्टाइन के अनुसार E बराबर mc²। अच्छा, ये किसके लिए लगाए, फोटोन के लिए। तो ये फोटोन का द्रव्यमान हो गया, ये फोटोन का द्रव्यमान हुआ। ठीक है, अब दोनों ई एनर्जी बराबर थी, दोनों बराबर हो जाएगा। तो एम पी इंटू सी² बराबर एच न्यू। तो हम बताओ, अगर एम पी का मान पूछ लेंगे तो क्या जवाब होगा? तो एम पी बराबर हो जाएगा एच न्यू बटे सी²। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, एच न्यू बटे सी²। कौन सा ऑप्शन, इसमें ऑप्शन नंबर दिख गया अपना लोग को, एच न्यू बटे सी², बी नंबर। सी² बटे एच न्यू नहीं बाबू, एच न्यू बटे सी²। और इसी के साथ ये अपना आप लोग क्वेश्चन मिला लें, मैच कर लें, कितना सही है कितना गलत है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है बाबू, ये मिलते हैं कल केमिस्ट्री के एग्जाम के बाद, उसका सॉल्यूशन बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।